हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आज के जो सेशन के अंदर 20 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से हैं, तो उन क्वेश्चन को आप खुद के द्वारा करके देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं भी आपके साथ करूंगा। तो पहले खुद को करना है, फिर उसके बाद मैं देखता हूं कितने बच्चे उसके करेक्ट आंसर लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका आज का, तो ये 20 क्वेश्चन है और 20 मिनट आपके पास है। देखते हैं कितने बच्चे इनको करेक्ट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन को रीड करना सबसे पहली बात होती है, किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना होता है। तो आप बताइए इसमें क्या कहता है, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 48 दिन में। तो मैं कह सकता हूं ए ने वो काम कर लिया है कितने दिन में? 48 दिन में। तो देखिएगा ये बड़ा सवाल नहीं, ये प्रैक्टिस से होती है कि आप कितनी जल्दी इसको पढ़ पाते हैं। एक किसी काम को 48 दिन में कर चुका है। आपसे कहता है बी की कार्य क्षमता, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता किससे? ए से अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? आपका 50% अधिक है। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कार्य क्षमता का मतलब है काम करने की क्षमता, कार्य क्षमता। तो इसका मतलब है कार्य क्षमता जो है बेटा 50% अधिक है। किसकी? बी की। तो आप कहेंगे जो काम ए करेगा उससे 50% अधिक कौन करेगा? बी करेगा। तो मान लीजिएगा 100 करता है तो ये कितना करेगा? 150। तो ये क्या है बेटा? उसकी कार्य करने की क्षमता है। तो आप मुझे बताइए कार्य क्षमता है, तो 0 से 0 काटा बेटा, 5 दिया 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है। इसका मतलब ये 2 काम करेगा तो ये कितना काम कर चुका है? 3 कर चुका है बेटा। तो आप बताइएगा ये क्या है? आपकी कार्य करने की क्षमता है। इसी को हम क्या बना सकते हैं? समय बना सकते हैं। आपको पढ़ा होगा जो काम जितना ज्यादा करेगा उसका समय कम होगा, तो इसका अपोजिट होता है। तो आप कहेंगे बी है और यहाँ क्या है बेटा? ए है। तो इसका समय कितना हो गया? 2। इसका समय कितना हो गया? 3 हो गया। अब आप बताइए समय किसका दे रखा है? ए का दे रखा है। तो ए बराबर आपका 48 हो गया। तो आप बताइए, तो 3 बराबर 48, तो 1 बराबर 16, 16 दूनी 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका मतलब ए उस काम को 48 दिन में कर पाता है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? 32 दिन में कर पाएगा। तो कितने बच्चों का इसका आंसर बेटा 32 आया है? वो बताना जरूर कमेंट में आपको कि 32 कितने बच्चों का ये आंसर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना रीड जरूर करना है बेटा। तो रीड क्या करना है? सवाल देखिएगा बेटा। कहता है 2 संख्या है, तो इसका मतलब कितनी संख्या थी? 2 संख्या थी और दोनों की संख्याओं का अनुपात कितना था? 5:3 था। इसका मतलब पहली संख्या यदि 5 के रेशियो में होगी तो दूसरी संख्या 3 के रेशियो में होगी। आगे बढ़ता है, यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो आप बताओ इस संख्या से 9 घटा दिया जाए और इस संख्या से भी 9 घटा दिया जाए, इसका मतलब दोनों संख्या से समान वैल्यू घटाई जाती है। तो ये वाला अनुपात, ये अनुपात और ये वाला अनुपात कितना हो जाता है? 9:5 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए जब दोनों संख्या से समान वैल्यू घटाई जाती है तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना है इन दोनों के बीच का अनुपात का? 2 और यहाँ कितना है? 4 का है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतर समान होना चाहिए। और आप जानते हैं कि भाग नहीं, रेशियो को भाग नहीं किया जा सकता, तो 2 को हमें 4 बनाना पड़ेगा, गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2 से। तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो अंतर कितना हो चुका है? 4 का हो चुका है। और यहाँ ऑलरेडी अंतर कितने का था? 5 का। देखिए अंतर कितना था? 4 का था। तो आप मुझे कह सकते हैं जब अंतर समान है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले ये संख्या 10 थी और 10 से कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। तो 10 से ही 9 होती तो घटाई कितनी जाती है? 1 घटती है। मगर सवाल में कितनी घटती है बेटा? 9। तो 1 बराबर कितने के हो जाता है? 9 के हो जाता है। तो आप मुझे बताइए जब 1 का मान 9 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 90। और दूसरी कितनी होगी? 54। 9 छंग 54। तो यहाँ पर 90 हो जाता है और दूसरी 54 हो जाती है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका? 90 और 54 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ये करेक्ट आंसर दिया होगा भैया। आगे बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए रीड जरूर करना है। अब देखिएगा सवाल को एक बार रीड करिएगा। आर की आय है, इसका मतलब एक आर एक व्यक्ति है और क्यू की आय एक क्यू व्यक्ति है। तो दोनों में कंपेयर की गई है। तो आर की आय किससे? क्यू से। और क्यू की आय किससे? पी से। इसका मतलब यहां पर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो आप बताइए आर की आय किससे? क्यू से। तो क्यू से कितना अधिक है? 30%। इसका मतलब क्यू की जो भी आय होगी उससे कितना परसेंटेज अधिक है? 30%। और पी की आय से कौन? क्यू कितना अधिक है? आपके सवाल में 20% अधिक है। तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा कौन है?
आर है, क्योंकि पी किससे बड़ा, पी से बड़ा कौन है क्यू, और क्यू से बड़ा कौन है आर है। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा, इसमें आर है, और सबसे छोटा कौन है पी है। तो सवाल में कंपेयर करने का आपको तरीका है। आप बताइए, मान लो पी किया है, सबसे छोटा जो है जिससे कंपेयर सबसे ज्यादा की गई है बेटा, तो आप कहेंगे ये 100 है, तो 100 से कितना अधिक है ये 20, तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो इसका मान कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। अब 120 से कितना अधिक है 30%, तो 120 का 30% कितना होता है 36, तो 36 अधिक होगा 120 से, तो हम इसको कह सकते हैं कितना 156 होगा। तो आप कहिए यदि P कितना है 100 है, तो ये Q कितना होगा 120, जब भी 20% अधिक कहलाएगा। अब ये 120 है तो इसका बेटा 30% अधिक कितना होगा 156। तो आप बताइए कंपेयर किससे पूछी है, तो आपसे पूछी R P से कितना अधिक है, P से अधिक है, तो P कितना था 100, तो R कितना था 156। तो आप बताइए P कितना है, P से 100 देखिएगा कितना अधिक है, P 100 था और 100 से कितना अधिक है 56, कौन भैया R बेटा। तो आप कहेंगे 56 अधिक है किससे 100 से, आप परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं 100 से करते हैं। तो बेटा आप बताओ 100 से 100 कट जाएगा तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 56। कितने बच्चों का इसका करेक्ट आंसर 56 था, देखते हैं बेटा सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा टाइमिंग आप देखिए, थोड़ा जल्दी ही ना सोचना, थोड़ा फास्ट कराए बेटा, टेस्ट को टेस्ट के हिसाब से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है साधारण ब्याज का, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइएगा एक धनराशि किसी वार्षिक दर से, किसी का मतलब हमें नहीं पता, तो एक बात बताओ साधारण ब्याज किस पे दिया जाता है या पूरा ब्याज किस पे दिया जाता है, मूलधन पर। और मूलधन पे क्या लगती है दर, आपके सवाल में कहा किस दर पर, पता नहीं, क्योंकि किसी वार्षिक दर पर कितने साल के लिए 2 साल के लिए, इसका मतलब 2 साल बीत चुके हैं इस वाले धन पर, तो ब्याज आना चाहिए था, तो ब्याज कुछ भी आया होगा, हमें नहीं पता कितना है। अब कहता है साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, यदि ब्याज की दर कितने % अधिक होती, तो वो कहता है 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज कितना बढ़ जाता है 160 बढ़ जाता है। तो आप कहते हैं कि जो दर लग चुकी है उससे कितना % अधिक होती, तो आप कहते हैं 4% अधिक होती। और साधारण ब्याज की खास बात क्या होती है, साधारण ब्याज सदा एक ही मूलधन पर लगाया जाता है। आप कहेंगे कैसे लगाया जाता है, यदि मान लीजिएगा मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, तो मैं कितने साल में लौटाऊं, हर साल सदा ब्याज किस पे लगेगा 1000 पर, मेरा ब्याज कितना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार हर साल की दर सदा 1000 पर लगाई जाएगी। साधारण ब्याज के लिए मूलधन नहीं बदलता है, आपने इस बात को पढ़ा होगा। तो ये वाली दर भी इस पर लगी होगी, उसका ब्याज आया होगा कुछ, मगर जो दर बढ़ाई जा रही है वो भी दर उसी मूलधन पे लगेगी, क्योंकि जो ब्याज दिया है वो ब्याज बेटा ब्याज नहीं दिया, बढ़ा हुआ ब्याज दिया है, तो बढ़ा हुआ ब्याज बढ़ी हुई दर से ही तो आएगा। तो आपने कहा 4% दर लगी होगी, जब भी तो ब्याज बढ़ा होगा, तो ब्याज कितना बेटा, मेरे हिसाब से परसेंटेज वृद्धि कितनी है 4% है, और सवाल में वृद्धि कितनी है 160 रुपये है। तो आप बताइएगा 4% की वैल्यू कितने के बराबर है 100। और मूलधन किसी भी धनराशि का, कोई भी ब्याज का मूलधन जो होता है वो कितने % के बराबर होता है 100% के। 100% का मतलब ये नहीं होता 100 रुपये, 100% का मतलब होता है जो भी व्यक्ति ने उधार लिया वो 100 रुपये था, 100 या कुछ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, हजारों में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसका मान कितने % होगा 100% होगा। तो आप बताइए 4 से इसको काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आई बेटा 40 आई। अब 1% 40 के बराबर है, तो किसी भी धनराशि को हम 100% कहते हैं, तो मूलधन को बेटा, तो इधर 100 बनाएंगे तो इधर भी बेटा 100 बनाना पड़ेगा, 2 जीरो से गुणा इधर करेंगे तो ये मूलधन कितना हो जाएगा 4000। तो आप कह सकते हैं 100% को ये मूलधन कहते हैं, और 100% की वैल्यू कितनी है 4000। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। कितना टाइम लगा है आप देखना इस सवाल को। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस n संख्या का औसत 21 है। इसका मतलब n का मतलब कुछ भी हो सकता है, इन सब का औसत कितना है 21 है। तो आप जानते हैं जहां औसत आता है तो बराबर के एक दिमाग में एक बराबर कल्पना आती है कि अब औसत हर संख्या कितने के बराबर हो गई 21 के बराबर हो गई। अब जब औसत, ऐसा तो है नहीं कि हर संख्या 21 के बराबर होती, औसत का मतलब है सबको मिल बांट कर 21 बना लिया गया। आगे क्या आता है, अब उसने कहा इसमें से 57 घटा दिया जाए, तो आपके मन में आएगा काश भैया 57 ना घटता, कितना घटता है, अब संख्या भी कितनी घटाई जाती 21, इसका मतलब इसमें से भी संख्या वो निकाली जाती जो औसत के बराबर थी। तो मेरे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संख्या एक कम हो जाती और औसत आज भी कितना लिखा होता है, औसत
कितना लिखा होता? 21। 21 संख्या निकलती तभी औसत कितना लिखा होता? 21, क्योंकि औसत के बराबर कोई जाए या औसत के बराबर कोई आए तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता, बदलती है सिर्फ संख्याएं। तो आप मुझे बताइए, एक संख्या घटा दी जाए तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मान लो बाई चांस 21 निकलता तो आज भी औसत कितना होता? 21 होता। मगर 21 के स्थान पर आज औसत कितना लिखा है? 17। इसका मतलब जाने वाली संख्या 21 से ज्यादा थी, क्योंकि हर संख्या से 21 से ज्यादा थी, जब तो वो कम करके गई हर संख्या को। तो आप मुझे बताइए 21 से कितना ज्यादा था? क्योंकि 57 में से कितना घटा? 21। तो आप कहेंगे जो संख्या गई है वो कितना ज्यादा थी औसत से? 36। अब 36 ज्यादा थी तो इसका मतलब अब हर संख्या अब कितने के बराबर है? 17 के। पहले कितने के बराबर थे? 21 के। तो इसका मतलब हर संख्या अब कितनी कम हुई है? 4। अब 4 के हिसाब से 36 कितनी संख्याओं से निकल सकता है? 4 के हिसाब से 36 कितनी संख्याओं से निकल सकता है? 9। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 9। तो जो संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। आप मुझे बताओ कितना आंसर आना चाहिए? तो n का मान कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे पहले 9 थी, अब कितनी है? 8 थी। तो उसने कहता अब कितनी संख्या है? तो 8 आंसर मानना चाहिए था। और पहले कितनी थी? तो आपका कितना आंसर होता? 9। तो ध्यान से मानना कि सवाल में पूछा क्या गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है भैया। अब ये पैट के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, कितने बच्चों का ये आंसर बेटा आया था? देख बताना जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बताइए, लाभ हानि का है। 1 रुपए में कितनी वस्तु? 4 वस्तु बेचने पर, तो आप जानते हैं पहले वस्तु खरीदी जाती है। क्रय का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा गया बेटा। अब बताइए, पहले वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदने का परसेंटेज मान कितना होता है? 100 होता है। इसका मतलब 100 का मतलब मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं, 100 का मतलब 100 रुपए नहीं होता है। जो भी आपका धन है वो 100% पे था। मान लीजिएगा कोई भी वस्तु आप खरीदने गए, वो आपके पैसे थे, तो वो कितने परसेंट के बराबर था? तो 100 से ऊपर की वस्तु जाए तो जब भी वस्तु बिक चुकी है, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, उसको हम क्या कहते हैं? लाभ पर गई है। और जो वस्तु 100 से नीचे की जाए तो उसको भी बिक चुकी है, उसको भी विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय का मतलब वस्तु बिकने वाला मूल्य है। तो ये कहां पे गई है? हानि पे गई है। मगर पहला वस्तु किस पर खरीदी जाती है? वस्तु खरीदी नहीं जाएगी, ना वस्तु बिकेगी, ना हानि होगी, ना लाभ होगा। आप सवाल को पढ़ते हैं, एक वस्तु 1 रुपए में कितनी वस्तु? 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का क्या होता है? लाभ। तो जब बेटा ये शब्द आता है ना, बिका है, तो बिकेगा लाभ पर बिकेगा या हानि पर? मगर आपको ये बात समझनी, पहले वस्तु बिकी नहीं, पहले वस्तु खरीदी गई। तो आप बताइएगा, तो क्रय मूल्य था, अब क्रय से कितने ऊपर गई है वस्तु? 20% के लाभ पर गई है। तो आप जानते हैं लाभ काय में दिया है? परसेंटेज में। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का परसेंटेज क्या होता है? 100। कुछ भी हो 100 होता है बेटा। वो 10 हो सकती है, 50 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है, मगर क्रय का मतलब होता है 100% आपका होता है बेटा। अब देखिए 100 से कितना ऊपर गया? 20% ऊपर गया। तो वो इसका मतलब विक्रय मूल्य बोलोगे तो कितने परसेंट बोलोगे? 120। और क्रय मूल्य बोलोगे तो 100। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो बेचने वाली दे रखी। 1 रुपए में 4 वस्तु बेची जाती है। सिंपल सा है। पहले आप किसका मान निकाल लो? खरीदने वाला रेट निकाल लो। तो आप जानते ही मैं पहला क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले भी बताया था। 1 रुपए में वस्तु का रेट होता है बेटा। तो एक वस्तु का रेट कितना हो? 1 नीचे ले आइए। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु? 4। अब देखिए मुझे निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना है? 100। तो जिसकी वैल्यू निकाली जाती है ऊपर आएगा और जिसका मान दिया होता है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे कितना आएगा? 120। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे, 0 से 0 हटाएंगे, 5 आएगा और नीचे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 रुपए में, अच्छा चौक 24, 5 रुपए में कितनी वस्तु? 24 वस्तु क्या करी है उसने? खरीदी है। क्योंकि ये रेट किसका निकालना? क्रय मूल्य, क्योंकि 100% का मतलब क्रय मूल्य। तो मैंने उस वस्तु का खरीदने वाला रेट निकाल लिया। 5 रुपए में वो कितनी वस्तु लाया था? 24 वस्तु लाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 5 रुपए में 24 वस्तु। अब वो क्या कहता है? इन्हीं वस्तु को 1 रुपए में 2 के रेट से बेच दे। 1 रुपए में 2 वस्तु बेच दे। तो आपसे कहता है लाभ कितना होगा? तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा स्पेस कम है बेटा। तो इतनी बात आप समझ सकते हैं। आप बताइएगा क्रय वाला रेट कितना है? 5 रुपए में कितनी वस्तु? 24 वस्तु क्या करी है? खरीदी है बेटा। अब वो कहता है 1 रुपए में कितनी वस्तु बेटा? वो आपका सवाल में कहता 12, 2 वस्तु बेटा।
दो वस्तु क्या करता है बेटा, वो बेचता है। तो आप जानते हैं कि बेचता है या खरीदता है, पहले जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेची जाती है। तो आप बताइए यहाँ वस्तु कितनी है, 12, तो यहाँ भी 24, तो यहाँ पे भी 24 होने चाहिए। तो आप बताओ 12 दूनी 24 और 12 का ना 12, तो 12 रुपए में कितनी वस्तु बेच चुका है, 24। तो आप खुद देखिएगा जितनी वस्तु वो खरीदी है उतनी वस्तु उसने बेची है। तो खरीदी कितनी थी, 24, तो बेची भी 24, मगर खरीदी कितने की थी बेटा, 5 रुपए की, और बेची कितने की, 12 रुपए की। तो आप मुझसे बता सकते हैं लाभ कितने का हुआ। तो आप बताइएगा कितने रुपए की खरीदी बेटा, 5 रुपए की खरीदी, और 5 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच देता है, 12 रुपए में। तो लाभ कितने का होता है, 7 का, मगर कितने पर होता है बेटा, 5 पर। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए कितने का प्रयोग किया जाता है, 100 का प्रयोग किया जाता है। तो आप मुझे बताइए जब इसे काटेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कितना आएगा बेटा, 140 है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मिसप्रिंट हुई है बेटा करने में। तो इस सवाल को दोबारा करके देखना कि आंसर कितना आपका आएगा। ठीक है, देखते हैं, कहीं मुझसे भी हो सकता है क्योंकि 2 बार रफ किया है तो सवाल में कहीं धोखा हो सकता है। तो आप करना, ये सवाल मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, कोई डाउट नहीं होने का है। देखिएगा गलती यहाँ पर हुई है, वहाँ लाभ कितना था, 20% है। तो यदि यहाँ 25 है तो आप सवाल करोगे 20% के लाभ से, तो आप आंसर यही आएगा जो आपका आया है। तो कितना आया है, मैं दोबारा से नहीं करूँगा, आप अपने आप से करना कितना इसका आंसर आएगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। क्योंकि ऐसा है कि बोर्ड साइड में आ रहा है, लाइट पड़ रही है, दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि थोड़ा कैमरा भी पास लगा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से नहीं कराऊंगा। अब मैं इसको कमेंट में देखूंगा कितने बचे, 25 के हिसाब से सही आंसर लाएंगे बेटा। वो शुरू में आपको 20 लिखा गया है, करना जरूर है सवाल अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर आता है 7 बेटा। 7 क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी स्थान पर जाता है। एक व्यक्ति है किसी स्थान पर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत चाल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में चाल कितनी रही, 20 किलोमीटर। और भिन्न गति से, भिन्न का मतलब वापस आता है, दूरी वही है बेटा, बस गति क्या होगी उसकी भिन्न। भिन्न का मतलब पहली वाले से अलग है, तो पहली वाले से अलग है बेटा। तो आपसे कहता है इन दोनों में उसकी औसत चाल क्या रही है। तो वो कहता है यदि औसत गति कितनी हुई है, मगर आप कभी कमेंट में आप बताना सब बच्चे, औसत चाल और सापेक्ष चाल में अंतर क्या होता है। यदि आप, मैं पढ़ूंगा, मैं आपको उसमें देखूंगा कमेंट में कितने बच्चे लिखते हैं। एक औसत चाल होती है, एक सापेक्ष चाल होती है। तो कितने बच्चे इसको बता पाएंगे औसत चाल और सापेक्ष चाल में क्या अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ एक बार रिपीट करके, औसत चाल और सापेक्ष चाल में क्या अंतर होता है। कोई जो बच्चा मैसेज करके बताएगा उसको मैं बताऊंगा बेटा किसने बताया है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। तो बताता है जाने में चाल क्या हुई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने में चाल नहीं पता, मगर उसका कहता है इन दोनों की औसत चाल कितनी रही। अब पढ़ाने को तो बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है तो बता सकते हैं, मगर ये इस सवाल के लिए बेटा। तो जब जानते हैं जब दूरियां बराबर होती हैं, जाने और आने की दूरी बराबर होती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। जब आने और जाने की औसत दूरियां बराबर हो तो आप कहेंगे, ये आपने पढ़ा भी है 2xy, पर कभी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो फॉर्मूला से नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई। x प्लस वाई इसका मतलब क्या है, जब दूरी बराबर होगी जब ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, केवल 2 चाल के लिए। तो आप बताओ औसत कितना था, 8 था, तो 8 था। अब एक चाल कितनी थी, एक चाल आपकी कितनी थी, 20 थी, तो 20 रख दिया, और दूसरी चाल हमें नहीं पता ऐसे लिख दिया, और 20 प्लस वाई लिख दिया। तो बेटा इसको सोल्व करना है, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 से 2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 प्लस वाई बराबर कितने के बेटा, यहाँ कितना लिखा 5 और 5 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 20 बराबर 4 अब इससे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5, आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब आने की चाल क्या थी उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये उसकी औसत चाल क्या बन पाएगी, कितनी, आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा बन पाएगी। कोशिश करना कितने बच्चों ने किया, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, मैंने क्लास में अभी पढ़ा है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सवाल ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम बेटा ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन आगे आता है
एक व्यापारी किसी वस्तु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है? 20%। इसका क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे करेक्ट आंसर मारेंगे, देखेंगे जरूर बेटा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब पहले ये बताइए, पहला वस्तु खरीदी जाती है, फिर उसके बाद यह लाभ या हानि पर बेची जाती है। पहले वस्तु खरीदता है फिर बेचता है। अब कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 20% के लाभ पर वो वस्तु को बेचता है। अब वो कहता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना कम कर दिया जाए? 60%। इसका मतलब जो भी वस्तु का मूल्य था, क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य, उसको कितना कम कर दिया जाए? 60% कम कर दिया जाए। इसका मतलब वो कहता है 60% उस वस्तु का मूल्य कम कर दे और जो वस्तु पर बेची थी तो उसको कितना बढ़ा दे? 90 रुपये। सॉरी, इसको भी कितना रुपए कम कर दें? 90 रुपये कम कर देते हैं तो उसका लाभ कितना होने लगता है? 50%। तो आप कहते हैं कि जो लाभ होगा वो अब लाभ कितने परसेंट होने लगता है? 50% का लाभ होने लगता है। आप मुझे बताइए लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। एक बार सवाल को रीड जरूर करना। सवाल क्या है? एक वस्तु है 20% लाभ पर बेची जाती है। अब उसने सवाल वाले ने क्या किया, बोले जिस मूल्य पर वो खरीद के लाया था उससे कितने कम में खरीदता? 60% कम में खरीदता। और जिस मूल्य पर उसने बेचा था उस मूल्य से कितने रुपए कम में बेचता? 90 रुपए। ये रुपए है और ये परसेंटेज है। तो वो कहता है ऐसा करने से जो लाभ कितना हो रहा था 20%, वो लाभ कितना होने लगता है? 50% होने लगता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें? बहुत सिंपल है बेटा, देखिएगा। तो मैंने कहा मान लो पहला वस्तु कितने रुपए की थी बेटा? कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। तो 100 पर कितने का लाभ हो रहा था? 20%। इसका मतलब 20% ऊपर जा रही थी। तो 20% जाएगी तो इसका मतलब वो कितने रुपए की जाती थी? 120 रुपए में बिक जाती थी। अब वो कहता है 60% कम खरीद दें, 60% कम कर दें। तो किसका 60%? 100 का। तो 100 का 60% कितने रुपए होता है? 100 60 रुपए। तो 60 रुपए कम करेंगे तो इसका मतलब वस्तु अब कितने की हो चुकी है? 40 रुपए की। मगर कोई बच्चा ऐसा 90 मत घटाइए, क्योंकि 90 क्या है? रुपए है, और ये क्या है? एक रेशियो वैल्यू है। रेशियो वैल्यू से कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं घटाई जा सकती। कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 घटा दो। भैया कोई बच्चा यहाँ 200 मान रखेगा, उसके हिसाब से ये लगाएगी। कोई बच्चा 300 रखेगा, उसके हिसाब से लगाएगी। 400 रखेगा, उसके हिसाब से बढ़ा, ये अलग वैल्यू आएगी। मगर सदा 90 एक फिक्स मान है जो फिक्स मान से घटाया नहीं जा सकता। तो बच्चे कहेंगे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? आगे देखना बेटा। तो मान लीजिए कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में? 120 में। अब 60 रुपए कम कर देंगे, क्योंकि 60% किसका? 100 का। तो 100 का 60% कितना होता है? 100 रुपए। तो 40 रुपए में वो वस्तु अब खरीदता है, और जितने की भी वो बेचता था उससे कितने रुपए में कम में बेचता है? 90 रुपए कम है। मैं बार बार कह रहा हूं 120 से ये घटा मत देना, क्योंकि मैंने 100 माना तो 120 आया, कोई और मानेगा तो कुछ और आएगा, कोई और माने तो कुछ और आएगा। तो ये मान नहीं बदलेगा, कंपेयर करने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, अब वस्तु कितने की खरीदी जा रही है? 40 की, मगर उस पर लाभ कितने का हो रहा है? 50% का। तो आप बताओ 40 पर 50% लाभ कितना होता है? 0 से 0 काटेंगे, 5 20। तो 20 रुपए का लाभ होगा। तो 60 पर 20 का लाभ हुआ है, तो 50% का मतलब 20 रुपए का लाभ। तो कितने की बिकी है? 60 की। अब कंपेयर, तुम कहोगे कंपेयर करने का मतलब पहला वस्तु कितने की जाती थी? 120 की। अब वही वस्तु अब कितने की जा रही है? 60 की। तो इसका मतलब कितने रुपए विक्रय मूल्य कम हुआ? तो आप यहां पर गलती ना करें। तो आप बताओ 60 वाली वस्तु अब कितने की बिकती है? 60 रुपए कम बिकती है। देखिएगा, ये अब कंपेयर करना ये होता है कि मेरे हिसाब से 60 रुपए है, मगर सवाल में फिक्स कितना है? 90 रुपए है। तो आप कह सकते हैं बेटा 60 बराबर कितने के? 90 रुपए के। तो 0 से 0 काटेंगे, तो 1 का मान कितना आएगा बेटा? 1 का मान तो 9/6 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो 1 का मान कितना आएगा? 1.5 रुपए आया बेटा। कितने? 1.5। इसका मतलब मैंने जो वैल्यू मानी 1 बराबर 1.5 रुपए है। तो बेटा क्रय मूल्य कितना था? 100। तो 100 का मान जब निकालेंगे तो 1.5 गुणा 100, तो आप बताइए कितना मान आना चाहिए क्रय मूल्य? 150 रुपये। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो गलती नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बच्चे जिसने लाभानी पढ़ी होगी बहुत ज़्यादा सवाल मिला होगा, तो कर सकते हैं। आज के लिए अगला क्वेश्चन बेटा 1-2 बार करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं बेटा। आज का जो अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेलगाड़ी का बेटा, तो कहता है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना?
51 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही है। तो आप बताइए दो रेलगाड़ी हैं, उनकी दोनों की चाल देखिए, एक की 43 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की कितनी है बेटा 51 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों में चाल है। और जहां दो चाल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होती है बेटा, साथ चलना। अब यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं। तो आप बताओ कितना आना चाहिए, तो यहाँ पाएगा 90। तो जब इसके साथ ये जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा 4 और 5 4 9। तो आपकी जो चाल आई है बेटा, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है, 94 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। आगे बताता है दिशा में चल रही है, धीमी वाली रेलगाड़ी तेज वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है ये 9 सेकंड किसका पार करने का समय है बेटा, 9 सेकंड पार करने का किसका समय है। तो आप बताइए, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी में तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में, तो देखिएगा धीमी गति वाली रेलगाड़ी, ये गलत लिखा है बेटा यहाँ थोड़ा सा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। अब बताइए बेटा, ये रेलगाड़ी है, तेज रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो ये जो टाइम दिया है किसका दिया है, रेलगाड़ी का या व्यक्ति को पार करने का। 9 सेकंड किसका समय है, वो व्यक्ति को पार करने का 9 सेकंड का समय है। तो आप मुझे बताइए, जिसका समय उसकी दूरी, आदमी का समय है तो आदमी की दूरी, रेलगाड़ी का समय होता तो रेलगाड़ी की दूरी। तो आप बताइएगा, तो रेलगाड़ी ये धीमी गति वाली है, तो आप बताओ, तुम कहोगे आदमी बैठा है, मगर जिसमें बैठा उसके अंदर तो चाल है, भले ही उसकी लंबाई क्या है 0। कोई कहेगा 0 कैसे, क्योंकि जब छोटी लंबाई किसी बड़ी की लंबाई के सामने आती है उसको 0 कह देते हैं, या बड़ी लंबाई के सामने छोटी लंबाई 0 बन जाती है। तो आप बताओ रेलगाड़ी बहुत लंबी है, तो ये 9 सेकंड किसको पार करने का, इस आदमी को। तो आदमी की लंबाई चाहिए, मगर चाल इसकी कितनी है बेटा 51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप दूरी आएगी इसको पार करने में बेटा, तो चाल आप जानते हैं कितना सेकंड समय लिया, 9 सेकंड। तो पहले तो आप बताओ दोनों की सापेक्ष चाल कितनी थी आपकी 94 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम, इसका रेशियो कितना होता है 18, और बनाना का में मीटर पर सेकंड में। कोई कहेगा क्यों बनाना है, क्योंकि बेटा 9 सेकंड यहाँ समय सेकंड में है या घंटे में है, तो आप देखिए 2 से काटिए बेटा, तो 9 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा आपका बताइए 4 और यहाँ 7। अब 7 की गुणा इससे करेंगे, 7 पंजे 35 और 5 चौक 20 और 20 और 3 23। तो इसका मतलब है कि 235 मीटर जाती है कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। कौन, दोनों की दोनों। तो आप बताओ ये वाली रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है किसको, आदमी को। तो आदमी की लंबाई 0 है, तो आप जानते हैं दूरी क्या होती है, खुद को पार करना और प्लस सामने वाले को पार करना। तो आप बताइए खुद को पार करना प्लस सामने वाले को, तो ये 9 सेकंड किसका समय था, आदमी का। तो आदमी की लंबाई क्या होनी चाहिए यहाँ पर 0, तो बेटा खुद की लंबाई ही क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। तो कितने सेकंड में पार हुआ था, 9 सेकंड में कितनी दूरी चली गई, तो 235। तो 235 ही दूरी चली है, और दूरी किसके बराबर है, ट्रेन की लंबाई के बराबर। और ट्रेन की लंबाई कौन सी थी, धीमी गति वाली। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 235। इस सवाल का आंसर मैं सबको देखूंगा, और जो बच्चा कोशिश करे इसका, जब कोई बच्चा कोचिंग का बच्चा है तो कल को आकर इसका सॉल्यूशन भी दिखा सकता है। क्वेश्चन है देखिएगा अगला, आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल है आपका 10वां। अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है। उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर मार पाएंगे। देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाए बेटा। एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक बस की जो चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 21 किलोमीटर की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है। इसका मतलब जब वो चली थी तो एक घंटे में कितना, 21 किलोमीटर। मगर आगे कहता है उसकी गति में प्रत्येक घंटे कितने की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है, 3 किलोमीटर की। इसका मतलब पहले तो वो एक घंटे कितने से चली, 21 से, क्या उसकी कोई वृद्धि हुई क्या,
नहीं हुई, तो पहली वृद्धि कितनी है, 0 की। अगली बार वो 21 से कितना ज्यादा चलती है घंटा, 3 की, तो चाल कितनी होगी बेटा उसकी, 25 होगी, क्योंकि 3 सॉरी कितने चलती है, 3 से, तो वृद्धि कितनी की, 3 की, तो कितनी हो गई, 4। तो आप कहोगे प्रारंभिक चाल से कितना बढ़ी है, 3 किलोमीटर ज्यादा चाल चली है। तो आप कहेंगे पहले में कोई वृद्धि नहीं थी, दूसरे में कितनी वृद्धि है, तो वो तो जोड़ने का तरीका, कोई बच्चे ऐसे जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लेना। 21 से कितना दूरी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यहाँ कोई ज्यादा नहीं थी, केवल कितनी चल पाई थी, 21 चल पाई थी। तो आप कहता कि कितना ज्यादा और चली है घंटे में बेटा, तो 3 चलेंगे तो यहाँ कितना है क्या, 27। तो यहाँ कितनी होगी, कितने और बढ़ गई बेटा, 27 हुई है, तो 3 पहले बढ़ चुकी, 3 और बढ़ गई, तो कितने किलोमीटर बढ़ गई हो गया यहाँ पर बेटा, 6 किलोमीटर बढ़ गई होगी। आगे कहता है कितनी चली बेटा, 30 है, 3 अब 30 से चल रही होगी, 1 घंटे 30 से चलेगी, तो बेटा आप कहेंगे, तो आप बताओ 21 से कितना ज्यादा हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब है अब 9 किलोमीटर ज्यादा दूरी चली जा रही 21 से, यहाँ 6 किलोमीटर ज्यादा दूरी चली जा रही, और यहाँ कितना चली जा रही है बेटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर ज्यादा चली जा रही है। तो वो कहता है 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा। तो आप कहेंगे हम इधर से जोड़ लें, पहले 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, तो जोड़ सकते हैं बेटा। मगर आप मुझे बताइए हर घंटे पहले कोई वृद्धि नहीं, फिर 3 की वृद्धि, फिर 6 की वृद्धि, फिर कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि बेटा, 9 की। तो आप कहेंगे किससे, तो आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा बेटा। 21 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में प्रारंभिक चाल, तो मान लो आपकी 10 है, कितनी है बेटा, 10 है, तो आप या तो ऐसे जोड़ कर करो, तो वो आपका मन है, तो सबको जोड़िएगा, पहले 10 तक निकालिए, बढ़ रही, और कितना दूरी चलना है, 252 किलोमीटर चलना है। तो आप मुझे बताओ क्या 10 घंटे में कितना गया है बेटा, 210। तो ये तो जब चला है जब उसकी चाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो आप मुझे बताइएगा हर बार कितना कितना बढ़ रहा है, 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर कितना बेटा 15, फिर 18, फिर बेटा आपकी 20, 18 के बाद कितना 21 बेटा। तो बार बार वृद्धि कितने की हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद क्या आता है बेटा 24, 9 हो जाएगा। अब बेटा फिर क्या आएगा 27। तो आप बताओ इसको निकालने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। तो पहले 0 है, औसत निकाल सकते हैं, और लास्ट वाले का 27, तो 27/2 और कितने का 10 का, तो 10 में कितना आएगा 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। 210 तो पहले चल चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 8 होगा। कोई कहेगा 5 क्यों नहीं होने का, तो 5 से करेंगे तो छोटी दूरी हो जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ 8 कैसे होगा, देखना बेटा। तो आप बताइए 8 घंटे चला है, तो 8 घंटे चलेगा तो 1 घंटे में कितना जाता है 21, तो 8 घंटे में कितना क्या होगा बेटा 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब यदि वो प्रारंभिक चाल से चलता तो 168 किलोमीटर 8 घंटे में जा सकता था। मगर 8 घंटे कितनी वृद्धि हुई है 3 की, तो पहली बार तो 0 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर देखिए 15 हुआ, फिर 18 हुआ। तो कितने घंटे हो गए बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा। 8 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद क्या आता है 8 आ जाता है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो 0 है प्लस 21 है, जोड़ने का तरीका आप जोड़ सकते हैं। औसत निकाला कितनी का है बेटा 8 का, तो 4 बार यहाँ जाएगा। तो आप बताइए 21 गुणा कितना बेटा 4, 84 हुआ नहीं हुआ, तो 84 किलोमीटर बढ़ी हुई दूरी है। और पहले कितनी है बेटा 168, तो 168 और 84 कितना होता है बेटा 84, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500, 252। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका ऐसे भी जोड़ने का है, वो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो हर बार कितना किलोमीटर बढ़ रहा है 3 किलोमीटर। तो आप देखिएगा अब 8 है या 10 है या 5 है या 3 है, तो थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाइए। तो इस सवाल का आंसर सब बच्चों का मैं देखूंगा, किसने कैसे किया है वो भी देखूंगा। तो जो बच्चे सॉल्यूशन दिखाना चाहते हैं वो भेज सकते हैं अपना बेटा। देखिएगा अब क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ज्यादा सवाल है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ना करा पाओ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला बेटा। दूध और पानी के 80 लीटर के मिश्रण, देखिए ये मिश्रण है बेटा, ये मिश्रण है, मिश्रण बेटा। अब सिंपल क्वेश्चन है, दूध और पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 10% दूध है। और अब देखिएगा, तो अब मैं आपसे कहूं एक दूध और पानी का ये मिश्रण है 80 लीटर का बेटा, कितने लीटर का 80 लीटर का, और 10% क्या है इसके अंदर
पानी है, सॉरी 10% दूध है। तो 10% दूध है और बाकी क्या होगा इसका बेटा, पानी होगा। और पानी की मात्रा कितने परसेंट है, 90% है। अब वो कहता है इसमें मिश्रण में बेटा, मिश्रण में पानी की परसेंटेज कितनी बनानी है, 80%। इसका मतलब पानी की परसेंटेज 80 है तो दूध की कितनी रहनी है, 20%। तो वो कहता है तो इसमें कितना दूध मिलाना पड़ना चाहिए, दूध मिलाना चाहिए बेटा। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पहले दूध कितना था, 10%। अब इसमें मिलाता क्या है, तो जो भी मिलाता है बेटा वो चाहे 1 ग्राम 2 ग्राम 1 लीटर 2 लीटर, इसमें मिलाता क्या है बेटा, दूध। तो इसका मतलब जो चीज डाली जा रही है वो 100% प्योर है, चाहे वो 1 लीटर है चाहे 2 लीटर है। तो इधर से जो मिश्रण तैयार जो डाला जा रहा है बेटा, इधर से जो डाला जा रहा है उसकी प्योरिटी कितने परसेंट है, 100%। और जो इसके अंदर दे रखा है पहले से ही मिश्रण के अंदर दूध कितना है, 10%। तो जब ये दोनों मिश्रण बेटा 10 वाला और 10 वाला ये कितना है कोई इंपोर्टेंट नहीं, और इधर वाला जो 90% आ रहा है बेटा, एक बर्तन में 10% है, इधर से जो डाल रहे हो आप उसमें 100% है। 100% का मतलब ये नहीं कि 100 लीटर है, 100% का मतलब जो भी डाल रहा है वो 100% प्योर है। इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर, मगर ये 100% प्योर है। तो बेटा इसकी प्योरिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, 10% तो रह जाएगा। जब उधर से कुछ भी डल रहा है उसकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए डल रहा है। तो वो कहता है मिश्रण के अंदर अब दूध कितना हो जाता है, पानी कितना हो जाता है 80, तो दूध कितना हो जाता है 20%। तो ये 20% मिश्रण के अंदर दूध की परसेंटेज है। तो ये कब बढ़ी, जब ये वाला डाला गया। तो 100 वाला भी इसके अंदर कितना हो गया 20, और 10 वाला भी कितना हो गया इसके अंदर 20 हो जाता है। तो इस एलिगेशन लगा सकते हैं बेटा। तो 100 वाला कितना हो गया, 20 कम हो गया। तो 100 वाला कितना हो गया बेटा, 20 कम हो गया तो कितना रह गया 80, और 10 वाला कितना हो गया बेटा, तो कितना बढ़ गया 10, जिसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो अनुपात कितना है, 8:1 इसका है। इधर इसका मतलब 8 इधर से डाला गया, तो इधर से कितना डाला गया बेटा 1। तो बेटा एक बात तो इधर से तो 8 किसका, मिश्रण का। तो मिश्रण कितना था 80, तो 8 बराबर 80 के, 1 बराबर कितने के 10 के। तो 1 का मान 10 है, तो इधर से तो 1 ही डल रहा है। तो इसका मतलब इस मिश्रण के अंदर दूध कितना डाला गया, 10 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स में भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इसको बड़ा ध्यान से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिएगा आज मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा, 5 वर्ष में k गुना हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कोई धनराशि थी, अब वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो कोई भी पैसा था वो k गुना हो गया बेटा। अब वो कहता है 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था ये मूलधन था और ये इसके हिसाब से मिश्रधन है। तो कितने वर्ष में इसमें दर लगी होगी। यदि देखिए बीच का समय बराबर रहे, बीच का समय बराबर रहे, तो वैसे मैं कहता एक था k गुना हो गया, तो अगला यदि बीच का समय बराबर है तो उतने गुना बढ़ जाएगी। तो k का k गुना कितना होता है, k स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 5 साल में कितना हो गया, अगले 5 साल में। तो ये यहां से कितना गुना हो गया, k स्क्वायर हो गया, मगर यहां से गुना कितना है, k गुना है बेटा। अगले 5 साल में, ये अगले 5 साल में समय बराबर है, तो ये कहेंगे फिर इसका k गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में क्या गुना होता है, k गुना ही तो होता है। तो इसका k गुना होगा, तो यह कह सकते हैं k की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 5 साल में, तो यहां से 5 साल है बेटा, शुरू से कितने साल हो गए, 5, 10 और 15, मगर यहाँ के 5 साल बाद फिर बताइए k कितना गुना, इसका भी k गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो अभी कितने साल है, हमसे पूछा गया 30 साल। तो जो बच्चा देख के आंसर मान सकता है कितना आएगा बेटा, k की पावर 6 आएगा। k की पावर कितना आएगा, 6 आपका। तो इसका ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं बेटा, फिर k गुना होगा, k की पावर फिर 5 हो जाएगा 5 साल में, फिर k गुना हो जाएगा तो k की पावर 6 हो जाएगा। तो शुरू से कितना साल हो चुके हैं, 6 साल, सॉरी 30 साल। तो कितना आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको यह मिलेगा जरूर। तो मैंने आपसे कहा जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनके पीछे रीजन होता है। लॉजिकल क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो हल्के हों, हल्के रहेंगे, कोई भारी नहीं, सीधा सा सवाल कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको पढ़ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बेलन का, ये बेलन है बेटा, बेलन का पार्श्विक पृष्ठ बेटा, जिसको हम पार्श्विक पृष्ठ का कहते हैं, बक पृष्ठ कहते हैं। तो एक बेलन है बेटा, ये बेलन है। तो बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और किससे जुड़ा होता है, ऊंचाई से जुड़ा होता है। तो आपको क्या दिया है, बेलन का
बग पृष्ठ, इसे पार्श्विक पृष्ठ भी कहते हैं, इसको हम बग पृष्ठ भी कहते हैं। तो आप मुझे बताइए बेलन का बग पृष्ठ कितना होता है बेटा? बग पृष्ठ आप बताओ 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि, और परिधि किसके साथ? ऊंचाई के साथ। तो आप जानते हैं वृत्त, क्योंकि बेलन का आधार वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि किससे जुड़ी होती है? ऊंचाई से जुड़ी होती है। अब बताइए ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है बेटा? 10। अब वृत्त की परिधि आपके पास है और पूरा बग पृष्ठ कितना है? 440। अब जानते हैं, देखिए 2 पाई आर गुणा 10, तो 10 से 10 काटेंगे तो आप जानते हैं किसी वृत्त की परिधि कितनी हो? 44 सेंटीमीटर हो, तो उसका एक चक्कर कितने का होता है? आपको बताइए 7 सेंटीमीटर का होता है बेटा। तो आप बताओ, तो वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 7। कोई बच्चा सोल्व करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि पाई का मान 22 दूनी 44 बटे 7 गुणा आर और 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, आर का मान क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये पीछे भी मैंने आपको कराया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिएगा बहुत देखिए बात करना जरूर है सवाल बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चे करेंगे देखते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन क्या आता है? ए 8 घंटे काम करके बेटा, ए 8 घंटे काम करता है, ए ने 8 घंटे लगाए और कितने दिन में कर पाए? 6 दिन में कर पाए। अब बी उसी काम के लिए आता है, बी कितने दिन लगाता है? 10 घंटे लगाता है, और कै दिन तक लगाता है? 4 दिन तक। तो बी ने भी वही काम किया, ए ने भी वही काम किया, दोनों के लिए काम क्या है? बराबर है। तो काट सकते हैं 4 दूनी 8, फिर से काट सकते हैं 5। तो आप बताइएगा ए अपॉन बी, तो कार्य क्षमता कितनी है? 5 बटे 6। इसका मतलब ए एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 6। आप मुझे बताइए, वो कहता है, तो पहले आप काम निकालेंगे, चाहे इधर से निकाल लो, वही काम ये करता है, वही काम ये करता है, तो काम निकाल सकते हैं। तो ए से निकालना तो ए का मान रख दो, बी से निकालना बी का मान रख दो। तो यहां देखिएगा, तो यहां जब रखेंगे बी कितना आएगा? 6 गुणा 5, सॉरी 10 रखना है बेटा, क्योंकि ये कटना है। 6 गुणा 10 गुणा 4, इसका मतलब क्या है बेटा? 60 और कितना आएगा? 240 काम करना है। इधर से निकालो जब भी 240 आएगा। कोई बच्चे कहते इधर से निकालिए, तो 5 रखिए, 5 गुणा 8 गुणा 6, तो 8 पंजे 40 गुणा जब भी 220 आएगा। अब वो कहता है इन काम को बेटा किससे कराना है? दोनों से कराना है। 5 दिन में पूरा कराने के लिए दोनों को कितने घंटे काम करना चाहिए? तो ये बताइए काम किससे कराना है? दोनों से। दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 11। तो 11 यहाँ आएगा, 11 आएगा। और कितने दिन में कराना है? 5। तो बेटा आपके क्या रह जाएगा? घंटे। कितने घंटे कर सकता है? तो पहले करिएगा, इसको काटिए बेटा। 5 से काटा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो आपका जाएगा, तो 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, और फिर कितना बचेगा? 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं देखूंगा बेटा आपके कितने बच्चों के इसका आंसर सही आया है, तो देखना पड़ेगा। तो इसका कितना बड़ा है सवाल, ओरल है, कर सकते हैं यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इसको। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपए कम है, क्रय मूल्य बेटा, तो वस्तु का खरीदा और खरीदने के बाद क्या करा? वस्तु को बेच दिया। तो मैंने कहा यदि वस्तु खरीदने के साथ साथ ज्यादा में गई है, तो वस्तु इधर भी बिकती है और इधर भी बिकती है बेटा, इसमें भी विक्रय मूल्य होता है। मगर यहां पर क्या होती है? वस्तु में हानि होती है, और यहां पर क्या होता है? वस्तु में लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य से ज्यादा गई है तो लाभ पर गई है, क्रय मूल्य से कम की गई है जब भी हानि पर गई है, मगर वस्तु दोनों समय पर बिकी है बेटा। आप सवाल को पढ़िएगा, वस्तु का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य किससे? विक्रय मूल्य से कितना कम है? 150 कम है। तो आप बताइए 150 कम है किससे? विक्रय मूल्य। इसका मतलब वो क्या है? आपका 150 रुपए का लाभ है। आप मुझे बताइए 150 रुपए का लाभ है, मगर वही लाभ परसेंटेज किस में है बेटा? 20%। तो आप कर सकते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100%। 100 से ऊपर गया है तो वो भी लाभ पर गई है, और 100 से नीचे गई है वो हानि पर गई है। मगर यहाँ लाभ रुपए में भी है और परसेंटेज में है, तो मैं कह सकता हूँ 20% बराबर कितने के? 150 रुपए के। तो बेटा 100 बनाना है तो यहाँ किससे? 5 से गुणा, और यहाँ पे भी 5 से गुणा। तो आप मुझे बताइएगा, तो या आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, 100 से कितने ऊपर गई?
20% इसका मतलब 120 पे गई है। तो इसका मतलब आपको 120 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप किससे गुणा कर सकते हो 6, क्योंकि वो तो सवाल बताएगा क्या निकालना है, विक्रम मूल्य। इसका मतलब विक्रम मूल्य कितने % है 120, तो 6 से गुणा आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी किससे गुणा कर दो 6 पर, 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो 120% की वैल्यू कितनी आई बेटा 15 छक्का 90, तो करेक्ट आंसर कितना है बेटा 900। तो इतना बड़ा सवाल है, आप कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते, हो जाए तो अच्छा है। देखिए बहुत सिंपल है, पीछे क्वेश्चन आ चुका है बेटा इस टाइप का। वो कहता है, अगला सवाल है, सवाल क्या है, अमित और वीर की आय का अनुपात कितना है 3:2। ये क्वेश्चन तो आपको रैंडमली मिल जाता है। कौन है बेटा, एक अमित है और एक वीर है बेटा, दोनों की आय का अनुपात कितना है 3:2 है। और वो आगे कहता है उनके खर्च का अनुपात, ये किसका है आय का बेटा, और ये किसका आगे खर्च का। तो खर्च का अनुपात कितना है बेटा बताइएगा, 5:3 है बेटा, 5:3 है। अब मैं आपसे कहता प्रत्येक कितने रुपए बचाता है, ये भी 1000 रुपए बचाता है, बचत बेटा 1000 है, इसकी भी कितनी है 1000 है। कभी ये आपके सवाल सामने लाऊंगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन आता है। तो आप बताइए बचत दोनों की क्या है बेटा बराबर है, और जब बचत बराबर हो या खर्च बराबर हो तो बीच का अंतर समान रहता है, बीच का अंतर समान रहता है। इसका मतलब इसका अंतर कितना है 1, तो इसका अंतर कितना है 2 है, तो अंतर समान होना चाहिए बेटा। तो 2 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ आप अंतर कितना हो गया बेटा 2 का, और 5 और 3। अब बोलिएगा यदि कोई लड़का अमित 6 रुपए कमाता है और 6 में से कितना खर्च कर देता है 5, तो बचत कितनी है 1 की। मेरे हिसाब से 1 की सवाल में कितनी है बेटा 1000 रुपये। तो आप बताओ 1 बराबर 1000 रुपये, तो आय कितनी होगी बेटा 6000 रुपये, इसकी आय कितनी होगी 4000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है अमित की आय कितनी है बेटा, तो अमित कितना था बेटा 6, तो 1 बराबर 1000, तो 6 का मान कितना होगा 6000। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई बच्चे कहेंगे सब आय बराबर ना होती, वो भी सिंपल है, मगर किसी दिन आपके सामने आएगा तो करना है बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबको बेटा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, अब क्वेश्चन देखिए बहुत हल्का सवाल है, शायद जल्दी हो जाए। 160 छात्र एक शिविर में 10 दिन में खाद्य सामग्री है बेटा। इसका मतलब 160 व्यक्ति की खाद्य सामग्री, मतलब 160 व्यक्ति कितने दिन में खा सकते हैं 10 दिन में। इसका मतलब पूरा काम 10 दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन देखिए काम का मतलब होता है समय लगा, क्या लगा समय लगा, मगर किसने लगाया, वो आदमी या मीडियम हो सकता है, तो वो क्या कर पाते हैं काम कर पाते हैं। तो काम किसने करा 10 दिन में 160, तो इसका मतलब पूरा काम कितना था 160 गुना 10। आगे कहता है 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं, तो कितने थे, लड्डू तो उतना ही है या काम तो उतना ही है, तो 200 हो जाते हैं, मगर 200 काम, इसी काम को कितने दिन कर पाएंगे, तो आप कहेंगे डी दिन में। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, आंसर कितना है 8 दिन। तो आप बताइए यदि वो 200 दिन में 8 दिन में कब पूरा होगा, जब वो 200 व्यक्ति काम करेंगे, और 10 दिन में कब पूरा होगा, जब वो 60 व्यक्ति काम करेंगे। तो आप कहेंगे कितने दिन तक चलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए 8, इसका आंसर आना चाहिए। कहीं भी ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, बेटा देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीछे भी आया है बेटा। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। 30 छात्रों की औसत आयु 20 साल है। अब देखें बेटा, तो करने को तो बेटा आप जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, 20 का कितना औसत है, 30 का 20 वर्ष है, तो आप कहेंगे टोटल आय कितनी है 600, क्योंकि हर संख्या कितने के बराबर 20 के, तो 600। अब कहता है अन्य छात्र बेटा, अन्य छात्र कितने हैं 20 है, तो 20 का अन्य छात्र का औसत कितना है 30 वर्ष है, तो ये भी कितना होगा बेटा, हर संख्या 30 के बराबर, तो ये भी कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु कितनी होगी बेटा 600। तो 600 और 600 कितना हो गया 1200, मगर ये 1200 कितने की है बेटा 30 और 20 का, तो आप कहेंगे 50 का। 0 से 0 काटा, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 24। इसका मतलब इन दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए तो औसत आयु कितनी होगी 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, कर सकते हैं। कोई कहेगा सर ट्रिक से, तो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है, मगर छोटे सवाल में कोई ट्रिक लगाना कोई समझदारी का काम नहीं होता। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आज आपको करना है। थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये आप जानते हैं बेटा। तो एक दुकानदार, ये क्वेश्चन मैं लाभ हानि में आपको पढ़ा चुका हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचता है बेटा। तो इसका मतलब एक वस्तु है, इसकी 1/3 वस्तु, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1/3 वस्तु 15% की क्या बेटा
15% की हानि पर बेचता है। तो हानि का मतलब होता है, तो मैं 15% रख रहा हूं तो वो 15% केवल हानि है, क्योंकि वो 100 से 15% नीचे गया है। अब देखिएगा, अब एक बस तिहाई चला गया यहां पर, तो बचा कितना, 2/3। तो 2/3 को वो कितने लाभ पर बेचे, तो यहां लाभ पर बेचे कि इस पूरे कारोबार में, तो कारोबार एक वस्तु का था, कितने परसेंट का लाभ हो, 20%, 10% का लाभ। तो यहां पर भी लाभ रखा, यहां पे भी लाभ रखा, और यहां पे क्या रखी, हानि। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यदि हानि है, लाभ है, या लाभ है, तो यहाँ विक्रय मूल्य नहीं रख सकते। कोई बच्चा 110 नहीं कर सकता है, क्योंकि 110 रखेगा तो इसका मतलब क्रय मूल्य के साथ वो ऐड है। अब यहाँ केवल क्रय मूल्य के साथ जब लाभ ऐड हो जाता है तो वस्तु बिक जाती है, ध्यान रखने वाली बात है। अब मुझे बताइए, सिंपल सा है, तो इसको काट सकते हैं। तो 5% ये माइनस का है, माइनस का मतलब हानि को दर्शा रहा है, x आएगा, और बराबर यहाँ कितना हो गया बेटा, 10 है। तो ये 5 इधर जुड़ेगा, जब 5 इधर जुड़ेगा तो बेटा 2/3, x बराबर कितना हो गया, 15, और 15 दिया 45, तो 2x बराबर 45, और जब 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 45/2%, इसका करेक्ट। और ये 45/2 ही इसका आंसर इसका हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूरी है। एक आज का नेक्स्ट लास्ट है, मैंने सोचा था पहले 15 तक करा दिया जाए, मगर देखते हैं बेटा, कर दिया तो बहुत अच्छा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हिम्मत पड़ती है आगे कराने की बेटा। देखिए 300 था, और 300 से कितना, 400 बचे। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट में कर पाएंगे। 1 मिनट आपको देता हूँ, इसका आंसर आप ही सब मुझे बताएंगे कितना आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।